नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी हिंदी की सीरीज है जिसमें हम राजपाल सिंह जी की जो पुस्तक है उसे पूरा उसके जो MCQs हैं उनको यहाँ पर इस तरीके से कवर कर रहे हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ, ताकि आपके MCQ भी कवर हो जाएं और आपका थ्योरी का भी एक क्विक रिवीजन हम यहाँ पर कर पाएं। आज हम इस सीरीज की हमारी हिंदी की 12वीं क्लास यहाँ पर कवर करेंगे। अभी तक हमने 11 क्लासेस कवर कर ली है। इसमें हमने वर्णमाला को कवर किया है, हिंदी साहित्य को कवर किया है, लेखक परिचय को देखा है, उपसर्ग प्रत्यय को देखा है, विदेशी शब्दों को देखा है और संज्ञा वाले चैप्टर को हम कवर कर रहे थे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और पूरी हिंदी का सिलेक्टेड MCQs के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं, इस पूरी पुस्तक में कई सारे MCQ आपको दिए गए हैं और अधिकांश MCQ जो हैं आपके वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जिनसे आपको क्वेश्चन का आइडिया भी यहाँ पर होगा और प्रैक्टिस भी होगी, साथ में रिवीजन भी होगा। जो कॉन्सेप्ट होंगे इनसे जुड़े हुए वो भी क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में बना हुआ है। जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, कारक, लिंग, वचन, संज्ञा के भेद, उनसे जुड़े हुए MCQs को हम कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एक कारक के बारे में, अपादान कारक के बारे में। हमने वहां पर देखा था कि जिस भी वाक्य में अलगाव का बोध हो, यानी अलग होने की बात वहां पर करी गई हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वहां पर अपादान कारक होता है। जहां पर दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की तुलना की जा रही हो, जहां पर तुलना की जा रही हो वहां पर भी अपादान होता है। और जहां पर किसी भी प्रकार के डर की बात कही गई हो वहां पर भी आपका हमेशा अपादान कारक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसका जो वचन है वो एक जैसा नहीं रहता है? एक वचन में कुछ और बहुवचन में कुछ और होता है। देखिए, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन में और बहुवचन में दोनों में एक जैसे होते हैं, एक समान लिखे जाते हैं। ज्यादातर जो नातेदारी, रिश्तेदारी दिखाने वाले हमारे शब्द होते हैं, जैसे नाना नानी हो गया, काका काकी हो गया, चाचा चाची, फूफा हो गया, पिता हो गया, दादा दादी हो गया, ये सारे शब्द कैसे होते हैं? ये सारे एक वचन में भी चाचा को चाचा ही लिखा जाता है और बहुवचन में भी इसे यही लिखा जाता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिसमें जो रिश्तेदारी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है लेकिन वो आपके अलग होते हैं, एक वचन में उनका इस्तेमाल होता है। जैसे जो इसके अपवाद हैं, इसमें एक आता है साला, इसके अलावा एक आता है भांजा, इसको याद करेंगे। एक होता है भतीजा, एक होती है माता और एक होता है बेटा। ये जो आपके शब्द हैं जो नाते रिश्तेदारी को यहां पर दिखाते हैं, लेकिन ये आपके एक वचन में अलग होते हैं और बहुवचन में अलग होते हैं, यानी ये अपवाद में आते हैं। तो अपवाद आपको याद करना है। बेटा यहां पर सही उत्तर होगा। बेटा एक वचन में लिखा जाता है, बहुवचन में इसे बेटे लिखा जाता है। हमने नियम को भी पढ़ा था कि अगर आपके पास अक्रांत वाले शब्द हैं जिनके अंत में आ आता है और वो आपका पुल्लिंग शब्द है तो उसमें क्या जोड़ा जाता है? उसमें ए जोड़ा जाता है। और अगर वो शब्द स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें ए जोड़ा जाता है। हमने इस नियम को लास्ट क्लास में देखा था। जैसे अगर हम बेटा शब्द है तो इसमें ए को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बेटे बन जाएगा। इस पर आपने बिंदी नहीं लगानी है, बिंदी लगाएंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे और शब्दों की बात करें, हमारे पास एक शब्द है गधा, तो गधे का बहुवचन क्या बन जाएगा? इस पर ए लगाएंगे, गधे बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अक्रांत वाले जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे हमारे पास एक शब्द है मेज या हमारे पास एक शब्द है बहन, बहन का जो बहुवचन होगा क्या वो ये होगा? ये गलत हो जाएगा। हमने कहा अगर अक्रांत वाले शब्द आते हैं तो उन पर क्या जुड़ता है? उन पर ए जुड़ता है, यानी यहां पर आपको बिंदी लगानी होगी, ये आपका सही होगा। इसी प्रकार मेज में क्या होगा? मेजें, ये गलत होगा, बिंदी लगानी होगी, तब आपका ये सही होगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है।
हमने दो नियम यहां पर देखे। पहला कि ज्यादातर जो नातेदारी वाले शब्द होते हैं वो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं। कुछ अपवाद हैं जिनको हमने देखा, बेटा, माता, भतीजा, साला, भांजा, ये सब आपके एक वचन में होते हैं। ठीक है। और दूसरा नियम हमने देखा कि एक वचन से बहुवचन में आक्रांत पुल्लिंग में ए जुड़ता है और स्त्रीलिंग में ए जुड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न वाक्य में कर्म कारक है। देखिए कर्म कारक होता क्या है, कर्म क्या होता है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। किसी भी वाक्य में तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता यानी कार्य को करने वाला, क्रिया यानी जो काम वहां पर हुआ है वो, और कर्म क्या होता है, क्रिया से प्रभावित होने वाला। इसी प्रकार कर्म कारक की परिभाषा क्या होती है, जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया के कार्य का असर होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अब देखते हैं कहां पर क्रिया का असर कर्म पर हो रहा है, कर्ता पर नहीं। पहला वाक्य है, छात्र छत पर बैठे हैं। तो बैठने का क्रिया हो रही है यहां पर, जो किस पर हो रही है, छात्रों पर। गलत हो जाएगा पहला वाला। लड़का पत्थर फेंकता है, यहां पर फेंकने की क्रिया हो रही है। फेंक कौन रहा है, लड़का, तो कर्ता कौन है, लड़का है। लेकिन इस फेंकने की क्रिया का कोई असर लड़के पर नहीं पड़ रहा है, यह असर किस पर पड़ रहा है, पत्थर पर। और हमारा ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक यहां पर होगा, क्योंकि जो क्रिया का असर हो रहा है वो पत्थर पे हो रहा है, यानी हमारे कर्म पर होता है। ठीक है। और हमने अभी देखा था कि वहां पर कर्म कारक होता है जहां पर क्रिया का असर कर्म पे होता है। यह गोपाल की पुस्तक है, तो यहां पर की विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, यानी यह संबंध आपका बता रहा है कि पुस्तक किसकी है, गोपाल की है। संबंध बता रहा है, संबंध कारक। यहां पर छात्र छत पर बैठे हैं, तो छात्र बैठे हुए हैं छत पर, तो आधार बता रहा है कि क्रिया कहां पर हुई है, तो यह हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। फिर से आपने बताना है कर्म कारक किस पर नहीं है। हमने इसकी पूरी परिभाषा को देखा, अब आप उन सभी चीजों को यहां पर अप्लाई करने का प्रयास करें। पहला वाक्य है, बालक रोते रोते सो गया। सोने की क्रिया हुई है, रोते रोते वो सो गया, और इस रोने का असर, सोने का असर किसके ऊपर पड़ा है, उसी बालक के ऊपर पड़ा है। तो यहां पर आपका कौन सा कारक होगा, यह हो जाएगा कर्ता कारक। यही आपका सही आंसर है। दूसरे की बात करें, ग्वाला गाय दुहाता है, तो दुहाने का काम हो रहा है, इसका असर क्या करने वाले पर पड़ रहा है, नहीं, इसका असर गाय पर पड़ रहा है, तो यहां पर कर्म कारक है। मां बच्चे को सुलाती है, तो सुलाने की क्रिया हो रही है जिसका असर करने वाले पर नहीं, बच्चे पर यहां पर पड़ रहा है, यानी कर्म पे हो रहा है। यहां पर भी कर्म कारक है। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, तो बुलाया गया है, बुलाने की क्रिया हुई है, और उसका असर किस पर पड़ा है, हमारे कर्म पर। तो यहां पर भी कौन सा कारक है, कर्म कारक है। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा होता है। देखिए बोधक चिन्ह यानी कारक चिन्ह, कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है, परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। कारक जो हमारे होते हैं, कारकों को परसर्ग भी कहते हैं और कारक चिन्हों को परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है। तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, अधिकरण कारक होता क्या है, अगर आपको इसकी परिभाषा पता है तो आप आसानी से कर जाएंगे, आपको चिन्हों को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकरण कारक क्या होता है, जो हमें क्रिया के आधार का बोध कराता है, हमें बताता है कि क्रिया कहां पर हुई है या कब हुई है या कब होने वाली है। तो उसको हमें किससे बोध होगा, यहां पर में से बोध होगा। अधिकरण कारक का जो बोधक चिन्ह होते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं, वो में या पर होते हैं। ठीक है। जैसे पुस्तक मेज पर है, वह 2 दिन में आएगा, वह अगले साल में आएगा, इस तरीके से। ठीक है। हमारे पास टोटल कारकों की संख्या कितनी है, टोटल कारक संख्या जो होती है हमारे पास वो 8 है। क्वेश्चन बनता है हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, 8 है। सबसे पहला होता है कर्ता कारक, जिसका जो कारक चिन्ह होता है यानी परसर्ग चिन्ह होता है वो ने होता है। दूसरा होता है कर्म कारक, जिसका परसर्ग चिन्ह को होता है। तीसरा होता है करण कारक, जिसका परसर्ग चिन्ह से या के लिए होता है। चौथा होता है संप्रदान कारक, जिसका परसर्ग चिन्ह को और के लिए होता है। उसके बाद पांचवा आता है अपादान, जिसका परसर्ग चिन्ह से होता है सिर्फ। ठीक है। छठा होता है संबंध कारक, जिसका परसर्ग चिन्ह का, की, के, रा, री, रे ये होते हैं। सातवां होता है हमारा अधिकरण, जिसको हमने देखा, और आठवां होता है संबोधन कारक, जिसका हमारा जो परसर्ग चिन्ह होते हैं इस तरीके से उनका इस्तेमाल होता है। ठीक है। जो संबोधन चिन्ह होते हैं हमारे वो इस प्रकार से होते हैं।
तो इन 8 को आपने ध्यान रखना है। किसी भी टॉपिक को लेकर के हिंदी के अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं तो आप थ्योरी की क्लासेस को भी वॉच कर सकते हैं। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर आपको शुरुआत से लेकर के एंड तक पूरी हिंदी व्याकरण साहित्य सहित वहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है, किनके नाम अधिकतम पुल्लिंग होते हैं? तो इनमें से ज्यादातर किसके नाम पुल्लिंग होते हैं? देखिए, पुल्लिंग शब्दों के अगर हम उनकी पहचानों की बात करते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही माने जाते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे पर्वतों के जो नाम होते हैं, अधिकांश नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। दिनों के जो नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, बुधवार, गुरुवार, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है दिन। जबकि तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, ये ज्यादातर क्या होते हैं? ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी अब बनने लगे हैं उनकी पहचान को लेकर के। ठीक है, पुल्लिंग में और कौन कौन से आते हैं? तो ग्रहों के नाम भी ज्यादातर पुल्लिंग होते हैं, बुध, राहु, केतु, इस तरीके से। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, नगरों के नाम, सागरों के नाम, महीनों के नाम, ये सारे ज्यादातर पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में बात करते हैं तो जैसा हमने देखा, नदियों के नाम, तिथि के नाम, भाषा के नाम, ये सारे शब्द जो होते हैं, पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, गीता, बाइबल, ये सब क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों के लिए मिठाई लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, इसमें अगर हम वाक्य की बात करते हैं, बच्चों के लिए मिठाई लाइए, यानी जो मिठाई लाने की क्रिया होगी वो किसके लिए हो रही है? बच्चों के लिए हो रही है। यानी यहां पर बच्चों को मिठाई देने की बात कही गई है, और जहां पर भी कुछ देने की बात होती है वो आपका संप्रदान कारक हो जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। देखिए, यहां पर के लिए आया है और हमने देखा था कि कर्म कारक में भी के लिए उसका परसर्ग चिन्ह होता है और संप्रदान में भी के लिए होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर यह है कि कर्म कारक में जो क्रिया हुई है, मिठाई लाने की जो क्रिया हुई है, उसका असर कर्म पर पड़ता है, यानी बच्चों पर पड़ेगा। और संप्रदान कारक में क्या होता है कि जो क्रिया हुई है वह कर्म के लिए हुई है। जैसे अगर हम इसे उदाहरण से समझें, राम ने श्याम को मारा, तो यहां पर मारने की क्रिया हुई है जिसका असर किसके ऊपर पड़ा है? श्याम के ऊपर पड़ा है। तो यहां पर आपका कर्म कारक है क्योंकि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा है। दूसरा वाक्य, राम ने श्याम को पुस्तक दी, वहां पर देने का प्रभाव है, देने की बात कही गई है, और वह क्रिया हुई है जो देने की, वो श्याम के लिए हुई है, श्याम के ऊपर क्रिया नहीं हुई है। इसी प्रकार यहां पर ये जो क्रिया हुई है ये बच्चों के ऊपर नहीं हुई, बच्चों के लिए हुई है। और जहां पर किसी के लिए, हमारे कर्म के लिए कोई क्रिया होती है या किसी को देने का भाव होता है, वहां पर आपका हमेशा कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? देखिए, ज्यादातर आपको जो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2021 में पूछे गए थे। बहुत जल्द आपको इसमें जो अभी हाल ही में यूपी पुलिस के पेपर हो रहे हैं उसके हिंदी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इस पैटर्न में, इस तरीके से और इस लेवल के क्वेश्चन आपके बने हैं। 4 शब्द दिए हैं, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द आपने बताना है। देखिए, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं हमारी, जो यानी कि जीवित वस्तुएं नहीं हैं, उनके साथ अगर हम क्रिया का प्रयोग करें, विशेषण का प्रयोग करें या वाक्य में उनका इस्तेमाल करें तो हम लिंग का पता कर सकते हैं कि इनका लिंग क्या है। हालांकि कुछ इसके अपवाद होते हैं, लेकिन ज्यादातर आप आसानी से पहचान जाएंगे क्रिया के साथ, विशेषण के साथ, या उनके वाक्य बना करके आप उनको पहचान सकते हैं। जैसे यहां पर आपको 4 शब्द दिए हैं, तो संदेश आया हम कहते हैं, खत आया हम कहते हैं, चिट्ठी आई हम कहते हैं, चिट्ठी आया नहीं कहते हैं। तो हमने इसके साथ क्रिया लगा करके देखा, हमारा ये आया कि चिट्ठी जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। पत्र आया, ये भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो इस प्रकार आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं। कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, हालांकि इसके अपवाद ज्यादातर आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी यूपीएसआई में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? फिर से इनके साथ क्रिया या विशेषण या फिर इनका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं और इनका लिंग पता करते हैं। पहला है रचना। तो रचना हुई, हमने पहले ही देखा कि क्या हुआ? रचना हुई। तो ये आपको स्त्रीलिंग पूछा है, ये वाला स्त्रीलिंग है। सृजन हुआ, संपादन किया गया, समायोजन हुआ, ये सब क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा होता है? संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे, ये उसके होते हैं, यानी
ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है, संबंध कारक होता क्या है? अभी हमने ऊपर देखा था संबंध कारक को, जो दो पदों के संबंध के बारे में हमें जानकारी दे, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ हमें संबंध का पता चलता है वो संबंध कारक होता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो यहां पर पुस्तक के साथ संबंध के बात की पता चल रही है, संबंध इसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लग रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक। राम मोहन का मित्र है, तो का, की, के ये सब क्या होते हैं? इसके परसर्ग चिन्ह होते हैं। राम मोहन का मित्र है, तो वहां पर भी संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? अध्यापिका शब्द का बहुवचन आपने बताना है। लास्ट क्लास में हमने एक नियम को पढ़ा था कि कुछ ऐसे शब्द जिनके अंत में या आ आता है, ओ आता है, इसके अलावा उ या बड़ी उ आती है, ऐसे शब्दों का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो किस तरह से बनाया जाता है? बहुवचन बनाते समय उनके साथ ए शब्द को जोड़ा जाता है और उससे पहले अगर कोई मात्रा वहां पर आ रही है तो उसे छोटी मात्रा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मात्राओं में कौन सी? अगर ऊ और ऊ की मात्रा आती है, अगर बड़ी ऊ की मात्रा है तो उसे छोटी ऊ की में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसको आपने ध्यान रखना था। सिंपल सी बात कि अगर ये चारों अंत में आते हैं तो आपने ए जोड़ देना है और इस ए से पहले अगर बड़ी ऊ आ रही है तो उसे छोटी ऊ कर देना। अगर ऑलरेडी छोटी ऊ है तो वो वही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, आपको पता है कि इस प्रकार से भी बहुवचन बनते हैं। तो अध्यापिका का क्या हो जाएगा? अध्यापिकाएं हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जैसे हमने एक शब्द को देखा था लास्ट क्लास में, वधू। वधू शब्द का बहुवचन आपने बनाना था, तो वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? क्या ये हो जाएगा? ये आपका गलत होगा, क्योंकि हमने कहा आपको मात्रा को चेंज करना है। तो ये बड़ी ऊ की मात्रा थी, ये छोटी ऊ में कन्वर्ट होगी, ये इसका बहुवचन है, ये एक वचन है। ठीक है, एक और चीज आप जानते हैं कि गण लगाकर भी बहुवचन बनते हैं, लेकिन अध्यापिका के साथ गण नहीं लगता है, शिक्षक के साथ गण लगता है। अगर आपके पास शब्द है शिक्षक, इसका बहुवचन करना है तो इसका बहुवचन होता है शिक्षक गण होता है। ठीक है, यहां पर अध्यापिका दिया हुआ है यानी स्त्रीलिंग शब्द दिया हुआ है, तो इसके पीछे आप इस प्रकार के कोई भी दूसरे शब्द नहीं लगाएंगे, इसे आप इसी प्रकार कन्वर्ट करेंगे। कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो फिर से इनकी पहचान आसानी से आप कर सकते हैं। कार्य हुआ, कथन कहा गया, व्याख्या की गई, तो व्याख्या आपका क्या हो गया? स्त्रीलिंग। उद्यम स्थापित किया गया। तो इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं आपने बताना था। केवल व्याख्या पर ही हमारा स्त्रीलिंग शब्द बना है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इनमें से केवल एक ही शब्द है जो स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? देखिए, पहले कितने हैं आपने वो बताना है। शीर्षक की बात करते हैं तो अच्छा शीर्षक, अच्छा अध्याय, अच्छा इकाई होता है या अच्छी इकाई होगा? तो अच्छी इकाई हो जाएगा, ये आपका स्त्रीलिंग है। और अच्छा पाठ, तो इसमें भी कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? एक स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से एक का बहुवचन क्या होगा? तो एक शब्द का बहुवचन होता है अनेक। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? इसका भी रूल हमने पिछली क्लासेस में कवर किया था कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय अगर आपके पास कुछ शब्दों में ता आता है तो हमारे पास एक नियम है जिसमें हम ता वाले शब्दों को त्री से रिप्लेस कर देते हैं, यानी जो लास्ट में ता आता है उसे त्री में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो आपका स्त्रीलिंग बन जाता है। तो आपको रूल पता है कि त्री लगाकर भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाता का स्त्रीलिंग हो जाएगा दात्री। यानी सिंपल सा आपके पास ये दाता शब्द था, आपने इस ता शब्द को हटाया और इसकी जगह पर आपने क्या लगा दिया? त्री शब्द लगा दिया, ये आपका स्त्रीलिंग है। जैसे एक शब्द होता है नेता, तो नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इसका स्त्रीलिंग नेत्री हो जाएगा। एक शब्द होता है आपका रचयिता, तो रचयिता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसके लिए ता को हटा दिया जाएगा, रचयित्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कर्ता शब्द आता है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? कर्त्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्द जिनके हम पीछे ता को हटा करके त्री को लगाकर भी स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द होता है विधाता,
तो विधाता में स्त्रीलिंग कैसे बनेगा, ये विधात्री हो जाएगा। ठीक है। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? फिर से वही वाला क्वेश्चन है, चाय लाने का असर होगा, चाय लाने की जो क्रिया होगी वो किसके लिए की जा रही है? वो दोस्त के लिए हो रही है या दोस्त के ऊपर हो रही है? तो दोस्त के लिए की गई है। और जहां पर किसी के लिए कोई क्रिया की जाए या कुछ देने का भाव हो तो वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अभिमानी का स्त्रीलिंग शब्द इनमें से क्या होगा? देखिए, अभिमानी शब्द की बात करते हैं। कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं हमारे पास जिनके साथ हम इनी लगा करके इन्हें स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभिमानी शब्द है तो इसके पीछे क्या लगेगा, इनी शब्द जुड़ जाएगा। अब इनी इसके साथ अगर जुड़ेगा तो ये कैसे बन जाएगा, ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा अभिमानिनी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। यानी ये जो ई है ये छोटी ई है, तो ये वाली जो ई है इस नी के साथ जो लगी हुई है ये छोटी ई में कन्वर्ट होगी और पीछे वाली नी इसी प्रकार लग जाएगी। ठीक है। जैसे एक शब्द होता है तपस्वी, तपस्वी शब्द आपका पुल्लिंग हो गया। इसका स्त्रीलिंग बनाना हो तो कैसे बनेगा, ये जो ई की मात्रा है ये आपकी चेंज हो जाएगी इधर से, और ये किधर से आपके लगेगी, अपोजिट साइड से लगेगी और पीछे आपका नी जोड़ दिया जाएगा, बन गया आपका तपस्विनी। ऐसे नियम आपको वर्तनी पहचानने में भी मदद करेंगे। जैसे आपको एक शब्द दे दिया जाए हाथीनी, क्या ये शब्द सही है? तो ये शब्द आपका गलत होगा, क्योंकि हाथी शब्द जो होता है इस तरह से लिखा जाता है, इसका स्त्रीलिंग बनेगा तो इनी शब्द जुड़ेगा, तो ये मात्रा जो होनी थी वो इधर को होनी थी। ठीक है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसको भी आसानी से पहचान जाएंगे। उन्नति हुई, विकास हुआ, तो यहां पर बी सही आंसर होगा। वृद्धि हुई, प्रगति हुई, तो ये सब क्या है, आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो लेखक शब्द जो है आपका ये कौन सी वाली संज्ञा है आपने बतानी है। लेखक जो होता है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के वस्तुओं या एक ही प्रकार के व्यक्तियों की हमें जानकारी मिलती है वह आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसा हमने लेखक कहा तो लेखक जितने होंगे वो सबके लिए आ गया, किसी एक पर्टिकुलर लेखक की हम बात नहीं कर रहे हैं। हमने नदी कहा तो सारी नदियां आ गई। अगर मैं गंगा नदी की बात करूं तब आपका वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अभी ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा क्या थी? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुएं या एक ही प्रकार के व्यक्तियों की जानकारी मिलती हो तब इनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा? तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, मेरा कष्ट, तो ऑप्शन ए ही हमारा सीधा सीधा बन गया। मेरी सेना, मेरी आशा, मेरी क्षमा, ये सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ये आपका पुल्लिंग यहां पर होगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हिंदी की 12वीं क्लास को यहाँ पर कवर किया। कुछ हमने अच्छे कॉन्सेप्ट को देखा, कुछ सिंपल क्वेश्चन को देखा, उनकी प्रैक्टिस करी। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएंगे। आगे जैसे जैसे ये सीरीज हमारी बढ़ती जाएगी आपको ऐसे ही और ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन यहाँ पर मिलते जाएंगे, जिनसे आपकी थ्योरी भी अच्छे से कवर होगी, रिवीजन भी आपका साथ साथ में चलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।